ओम्स लॉ, हम सबको पता है ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू आई आर। लेकिन यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं जो डिटेल में इनको देख लेते हैं ये आता कहाँ से, क्योंकि कभी उस पर बेस्ड क्वेश्चन आ गए तो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड एप्लीकेशन है वहाँ पर। देखो, हमने अभी देखा था कि हमारे पास जो करंट की वैल्यू होती है वो क्या होती है, एन ई एरिया टाइम्स वी डी। यहाँ पर हमारे पास ये क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इस तरीके से। ऑलराइट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हम फॉर्मूला देख चुके हैं, तो यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला रख दूंगा मैं, तो जाएगा एन इंटू ई इंटू एरिया। अच्छा, ये एन क्या है, हमारी नंबर डेंसिटी है, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अगर हमारे पास कोई इस तरीके से कंडक्टर है तो उसका एरिया ये हो गया। और वी डी की जगह मैं लिख दूंगा, वी डी का फॉर्मूला लगा के तो आ जाता है ई अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन टाइम्स टाउ, जो होता है रिलैक्सेशन टाइम, ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस लगाया है। अब देखो, मान लो हमारे पास इस तरीके से कंडक्टर या रेजिस्टर, आपको जो भी इसको बोलना है बोल सकते हो, अगर इसके अक्रॉस मैंने पोटेंशियल ड्रॉप इस तरीके से लगा दिया है V, है ना, यहाँ बैटरी लगा दी है, कुछ भी लगाया, तो वो पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस हो जाएगा। अगर यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस V है तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से सेट हो जाता है। क्या मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बता सकता हूँ? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी E इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई डी। इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारे पास यूनिट भी होती है वोल्ट पर मीटर, यानी कि वोल्टेज डिवाइडेड बाय जो लेंथ है, इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। तो यहीं से हमारे पास देखो, अब करंट की जो वैल्यू बन जाती है वो क्या हो जाती है, एन यहाँ आ जाएगा, ई स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, टाउ जो हमारा रिलैक्सेशन टाइम है वो यहाँ आ जाएगा, और हमारे पास ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद कुछ चीज़ें बच जाती हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं लिख दूंगा वोल्टेज डिवाइडेड बाय डी। अच्छा, एक काम करता हूँ, इसको डी ना लिख करके इसको लेंथ एल इस तरीके से हम लिख देते हैं। यहाँ से हमारे पास हो जाता है एरिया इनटू वोल्टेज डिवाइडेड बाय लेंथ एल। इस तरीके से हमारे पास कुछ चीज़ आ जाती है। ओके, हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, कुछ वोल्टेज लगा दिया, जैसे 10 वोल्ट लगा दिया, उसके कारण हमें कुछ करंट देखने को मिलता है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि मटेरियल पर डिपेंड करती हैं, इलेक्ट्रॉन के चार्ज पर डिपेंड करती है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है, रिलैक्सेशन टाइम कितना होने वाला है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। फिर कुछ ज्योमेट्री वाली प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं कि भाई इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है ना, इस तरीके से एरिया होगा इसका, एरिया इज इक्वल टू ए, साथ में इसकी कुछ लेंथ एल हमें इस तरीके से दी हुई है। तो इन सब की कुछ चीज़ें आ रही हैं। अब यहाँ पर देखो, मैं इस मटेरियल की एरिया चेंज कर सकता हूँ, इसको चौड़ा बना सकता हूँ, इसकी लेंथ डबल कर सकता हूँ, ये सब चीज़ें कर सकता हूँ। इसका रिलैक्सेशन टाइम तो मैं नहीं चेंज कर सकता डायरेक्टली, करेक्ट। तो ये एक चीज़ मेरे पास कुछ कांस्टेंट सी मुझे दिखाई दे रही है, और यही जो चीज़ होती है ये होती है हमारी कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को लिखा जाता है किससे? कंडक्टिविटी होती है हमारे पास सिग्मा से, और कंडक्टिविटी को हम लिखते हैं, दिस इज ऑल्सो 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लिखा जाता है इस तरीके से, रो से। तो हमारे पास ये कुछ फॉर्मूला यहाँ पर आ जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखो, अगर मैं से कंडक्टिविटी का फॉर्मूला पूछा जाए तो मैं बोल दूंगा एन ई स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपल सी चीज़ है, इसको अगर आप याद रखना चाहो तो ये रख सकते हो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। ऑल राइट, अब देखो, हमने तो ओम्स लॉ पढ़ा था, V इज इक्वल टू आई आर, इस तरीके से होता था। यहाँ पर V भी दिख रहा है, I भी दिख रहा है, रेजिस्टेंस कहाँ है, नहीं दिख रहा। तो इस तरफ कुछ टर्म आनी चाहिए थी रेजिस्टेंस की, ये जो पूरा का पूरा उसको उठा करके दूसरी तरफ ले जाओ। तो ये जो हमारे पास कंडक्टिविटी है यहाँ पर दूसरी तरफ चला जाएगा, वो बन जाएगा 1 अपॉन कंडक्टिविटी, और 1 अपॉन कंडक्टिविटी फिर आ जाएगी हमारे पास रेजिस्टिविटी। यहाँ से हमारे पास आ जाता है V इज इक्वल टू, देखो रेजिस्टिविटी बन जाएगा, ये जो कंडक्टिविटी है दूसरी तरफ जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा उसको ऊपर का नीचे, और वो बन जाता है हमारा रेजिस्टिविटी। फिर हमारे पास L इस तरफ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो ये जाएगा रो एल फिर डिवाइडेड बाई ए, फिर यहाँ पर आ जाता है हमारे पास I। दिस इज हमारा जो ओम्स लॉ एज जैसे कि हम उसको जानते हैं, और ये रो एल बाई ए जो होता है इसी को बोला जाता है हमारा रेजिस्टेंस। तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है V इज इक्वल टू आई आर। रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो हो जाती है रो एल डिवाइडेड बाय ए। इस चीज़ पर इतने सवाल पूछे गए हैं कि पूछो मत। हमारे पास कोई मटेरियल होता है, उसकी लेंथ डबल कर देते हैं, कभी उसका एरिया डबल कर देते हैं, कभी दोनों को डबल कर देते हैं, पूछा जाता है बताओ इसका रेजिस्टेंस अब कितना हो गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ओम्स लॉ का ये फॉर्मूला तो हम बचपन से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
कभी हमें, और यहाँ पर ये भी ओम्स लॉ मतलब एक ही चीज़ है, ठीक। तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मूला आ जाता है। हमारे पास कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आप इस तरीके से याद रख सकते हो। इसके बाद और एक चीज़ होती है जो होती है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ क्या हो जाती है? देखो, हमारे पास ना ही पोटेंशियल वेक्टर है, ना ही करंट वेक्टर है, ना ही रेजिस्टेंस वेक्टर है, तो ये सब में वेक्टर फॉर्म कैसे आ सकती है? तो इसका बस बहुत ही बेसिक सी चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास देखो, यहीं से मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ। यहाँ से अगर मैं लाऊं, वोल्टेज को मैं लिख दूंगा E टाइम्स L, है ना। E टाइम्स L हमारे पास वोल्टेज हो जाता है, बेसिकली वो E L हो जाता है, और यहाँ पर मेरे पास वैल्यू हो जाती है I अपॉन A, है ना। यहाँ पर I अपॉन A है, और फिर उसके बाद मेरे पास बचता है रो L। इसको मैं रो L इस तरीके से लिख दूंगा। यहाँ पर L से L इस तरीके से कट जाएगा, हमारे पास वैल्यू हो जाती है E इज इक्वल टू I डिवाइडेड बाई A टाइम्स रो। इसको क्या बोला जाएगा? देखो ध्यान से देखना, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, ये है हमारी रेजिस्टिविटी, तो इसको लिख देंगे रो, और उसके बाद है हमारे पास इस तरीके से I डिवाइडेड बाई A, वो होता है हमारे पास करंट डेंसिटी। ये जो J होता है इसको बोला जाता है पहली बात तो करंट डेंसिटी। दिस इज व्हाट J इज इक्वल टू करंट डेंसिटी। करंट वेक्टर नहीं होता है, करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। दोनों के हिसाब से हमारे पास एक इस तरीके से रिलेशन आया था जहाँ पर बीच में रेजिस्टिविटी आ रही होती है, ठीक। अगर इसी को मैं उल्टा कर दूँ, है ना, यहाँ पर उल्टा कैसे करेंगे? हमारे पास ये जो रेजिस्टिविटी है उसको दूसरी तरफ ले जाऊँ तो यहाँ 1 अपॉन रेजिस्टिविटी हो जाएगी, रेजिस्टिविटी आ जाएगी इस तरीके से, तो उसको हम बोल देते हैं वो कंडक्टिविटी हो चुकी है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं J, जो कि हमारी करंट डेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा टाइम्स E। इस तरीके से हमें समझना है। ये होती है हमारे पास J यानी कि करंट डेंसिटी, और ये जो अभी अभी हमने लिखा है दिस इज नथिंग बट वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो कभी पूछ लिया जाए व्हाट इज वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ऑब्वियसली इस पे बेस ज़्यादा डिटेल क्वेश्चंस हमारे को नहीं करने होते हैं, लेकिन कुछ टर्म्स हैं जैसे करंट डेंसिटी, ये हमें पता होनी चाहिए। कैसे? अगर हमारे पास कोई भी करंट किसी एरिया से पास हो रहा है तो आप उस एरिया से उसको डिवाइड कर दोगे करंट को, तो आपके पास एक करंट डेंसिटी वाली टर्म इस तरीके से आ जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज़ है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट इलेक्ट्रिसिटी है, सबसे इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूले हो गए, और ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि कंडक्टिविटी हमारा इस तरीके से हम लिख सकते हैं। एंड वंस अगेन कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। The velocity of charge carriers of a current about 1 ampere in a metal under normal conditions is of the order of। तो हम देख चुके हैं कि हमारे पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात हो रही है, यहाँ पे वेलोसिटी यानी कि वो जो उसकी ऐसे 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 बहुत तेज वो मूव करता है, तो उसकी स्पीड की बात नहीं हो रही है, वो धीरे धीरे इस तरीके से ड्रिफ्ट होता रहता है, वेलोसिटी की बात हो रही है। डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम वो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही आ जाएगी, वेलोसिटी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और उसका जो ऑर्डर होता है वो सेंटीमीटर पर सेकंड इस तरीके का कुछ होता है। ये सवाल थोड़ा कम हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देखोगे एक्चुअली हमारे पास ऑप्शन ये आ जाएगा, ये कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो डायरेक्ट ये PYQ में पूछा हुआ है। और देखो अक्रॉस मेटालिक कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, अच्छा इसका मतलब क्या है? नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वाला कुछ एक बनाओ, तो हमारे पास अगर नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाला कुछ कंडक्टर बनाना है तो इस तरीके का हम बना देते हैं। यहाँ पर हमारे पास एरिया ज़्यादा है, यहाँ पर एरिया की वैल्यू कम हो गई, ठीक है। कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, तो यहाँ पर हमने इसमें कुछ इस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस लगा रखा है, भाई ऐसे लगा दिया, ओके। द क्वांटिटी विच रिमेन्स कांस्टेंट अलोंग द कंडक्टर इज, तब देखो यहाँ पर हो गया क्या, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्चुअल सवाल है। तो देखो यहाँ पर होगा क्या, हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है। पहली बात तो इसके अलग अलग सेगमेंट का अगर मैं बात करूँ, है ना, इस तरीके से सेगमेंट वाइज देखोगे तो यहाँ पास सबका रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग आने वाली है। यहाँ पर हमारे पास इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, अगर सेम लेंथ की अगर मैं बात करूँ इस तरीके से, तो यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होती है? रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है रो L डिवाइडेड बाई A।
और सेम छोटी छोटी लेंथ अगर मैं इस तरीके से कंसिडर करूँ तो यहाँ पर एरिया ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी। तो हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू हर लेंथ में अलग अलग आएगी। जब रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग आएगी तो हमारे पास फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलग अलग आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग आएगा, करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलग अलग आ जाएगी, करंट डेंसिटी डेफिनेटली अलग आएगी। इनफैक्ट यहाँ पर सिर्फ करंट ही है जो ऐसे कांस्टेंट रहता है, भाई जितना यहाँ से चार्ज फ्लो रहा होगा पूरा का पूरा यहाँ से आएगा, तो इस पूरे में करंट की वैल्यू सेम रहने वाली है। बस करंट यहाँ पर ज़्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, करंट यहाँ पर कम एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि करंट डेंसिटी तो डेफिनेटली चेंज हो रही है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे बहुत सारे कंडक्टर हैं, वो उनको थोड़ा थोड़ा चलने की ही ज़रूरत है, तब भी करंट हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ चार्जेस, अगर आप चार्ज पार्टिकल्स बात करोगे, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कम है, उनको जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा, तभी हमारे पास सेम अमाउंट ऑफ करंट रहेगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी हमारी बदलने वाली है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारे पास अलग अलग लेंथ में अलग अलग आने वाला है। देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर इसके अक्रॉस कम है तो यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू कम हो जाएगी, है ना। रेजिस्टेंस कम होता है तो क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है। आई सभी जगह सेम है। अगर रेजिस्टेंस कम है तो पोटेंशियल ड्रॉप कम हो जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप कम हो गया तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है, वोल्ट पर लेंथ। सेम अमाउंट ऑफ लेंथ पर यहाँ कम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और इससे पता भी चलता है हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ ज़्यादा थी, मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा होगा। इससे मुझे पता चल जाता है भाई ये भी गलत है, हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन करंट सही यहाँ पर बचता है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में दो टाइप के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। पहला तो होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर होता है, बताओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है। दूसरा होता है हमारे पास कोई ज्योमेट्री होता है, रेजिस्टिविटी दे दी जाती है, रेजिस्टेंस के बारे में पूछा जाता है क्या हुआ। तो देखो हमारे पास इस तरीके से, मान लो अभी मैंने एक क्यूबॉइड इस तरीके से कुछ ले रखा है और मैं पता करना चाहता हूँ कि इसका जो हमारे पास रेजिस्टेंस है, अलग अलग डायरेक्शन में यहाँ पे रेजिस्टेंस अलग अलग आने वाला है। तो लेट्स से अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से एक वायर को यहाँ और एक वायर को यहाँ कनेक्ट करता हूँ, तो हमारे पास, अब मैं डायरेक्शन यहाँ पे एक्चुअली ड्रॉ कर दूंगा। इस डायरेक्शन में मेरे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है रो इंटू एल बाई ए। तो यहाँ पे देखो जो लेंथ है इस तरीके से हमें काउंट करनी होगी। लेंथ कितनी है b, एरिया कितना हो जाएगा, ये वाला जो हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको इस पर कंसिडर करना होगा। इस एरिया की वैल्यू कितनी हो जाती है, देखो हमारे पास ये है c, ये थी मेरे पास a के बराबर, तो एरिया की वैल्यू हो जाती है AC। तो रो मल्टीप्लाइड बाय लेंथ विच इज़ b डिवाइडेड बाय एरिया है मेरे पास AC। हमारे पास ये करेक्ट आंसर हो जाता है भाई, इतना हमारे पास रेजिस्टेंस होगा इस डायरेक्शन के अलॉन्ग अगर मैं करंट फ्लो कराने की कोशिश करता हूँ तो। ऐसा नहीं होता कि रेजिस्टेंस का डायरेक्शन है, रेजिस्टेंस तो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक। फिर उसके बाद मैं ऐसे में देख लेता हूँ भाई, अगर मैं यहाँ से इस तरीके से करंट फ्लो कराना चाहूँ तो वो रेजिस्टेंस कुछ फील करेगा, कितना हो जाएगा, आर की वैल्यू फिर से हो जाती है, देखो भाई आर होता है रो एल डिवाइडेड बाई ए। लेंथ कितनी उसको ट्रैवल करनी है, उसको ए लेंथ ट्रैवल करनी है, तो यहाँ आ जाएगा ए डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना आ जाएगा आपकी बार, दिस विल बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसकी वैल्यू हो जाती है मेरे पास बी सी, इसकी वैल्यू हो जाएगी बी सी, ठीक। और एक लास्ट हमारे पास बच जाता है भाई इस दिशा में, है ना, ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग अगर मैं करंट फ्लो कराने की कोशिश करूँ, अब की बार जो रेजिस्टेंस मुझे फील होएगा आर, उसकी वैल्यू हो जाएगी रो इंटू लेंथ डिवाइडेड बाई एरिया। जो लेंथ हमारे करंट को ट्रैवल करनी पड़ेगी वो है ये वाली लेंथ, जो कि एक्चुअली सी के बराबर है, दिया जाता है सी। और जो एरिया उसको क्रॉस करना है, बेसिक क्रॉस सेक्शन का एरिया जो उसको फ्लो कर रहा है जिस एरिया से, वो ये वाला एरिया है, तो ये है कितना ए बी। तो हमारे पास आ जाता है इस तरीके से ए बी। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है तो यानी आपको बहुत कुछ रेजिस्टेंस में अब कुछ बचा नहीं है यहाँ पर पता करने के लिए, ठीक। इसी तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं, ज़्यादा कुछ स्कोप होता नहीं है। दूसरी चीज़ जो हमारे पास है वो होता है कि हमारे पास एक कंडक्टर होता है, उसको स्ट्रेच करके दूसरा कंडक्टर बना दिया, या उसको मेल्ट करके कोई और कंडक्टर बना दिया। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। जैसे एक वायर है, उसको पिघला करके ऐसा वायर बनाए कि लेंथ डबल हो गई। तो जब भी हमारे पास इस तरीके से रीमोल्ड किया जाता है ना, रीमोल्ड या फिर आप रीशेप समझो, ऐसे में क्या होता है, हमारे पास जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक। तो अगर इसका मेरे पास मान लो कुछ एरिया है ऑफ क्रॉस सेक्शन है,
तो मैं बोल दूंगा भाई वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, ये होगा हमारे पास कांस्टेंट। ठीक, ऑलराइट। ओरिजिनली मान लो मेरे पास रेजिस्टेंस था आर की वैल्यू कितनी हो जाती है, रो एल डिवाइडेड बाय ए। इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, अगर इसको मैं ऊपर नीचे एरिया और एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं इस तरीके से, तो ये तो बन जाता है वॉल्यूम। इसकी जो वैल्यू हो जाती है वो जाता है मेरे पास रो इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो अब अगर हमसे कभी पूछा जाए कि भाई हमारे पास एक वायर था, उसको मैंने रीमोल्ड किया इस तरीके से कि एरिया मैंने डबल कर दिया, बताओ रेजिस्टेंस के साथ क्या हुआ होगा। तो अगर हम एरिया सिर्फ डबल कर देते तो हमारे पास रेजिस्टेंस हाफ होता, लेकिन क्योंकि उसको रीमोल्ड किया है तो हमें पता है अगर एरिया डबल कर रहे हैं तो यानी कि लेंथ हाफ हो गई होगी। एरिया डबल करने से लेंथ हाफ हो जाएगी, तो हम उससे अच्छा फिर ये वाला रिलेशन लगा लेंगे। यहाँ पे भाई वॉल्यूम कांस्टेंट था और डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर आ रहा था, तो मैं लिख दूंगा भाई आर इज प्रोपोर्शनल टू 1/a² है। अगर आपने एरिया की वैल्यू डबल करी है तो फिर हमारे पास रेजिस्टेंस 1/4 हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। या फिर इसी को लिखने का और एक तरीका होता है, देखो अगर मैं ऊपर नीचे अब क्या लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये एरिया इनटू लेंथ क्या हो जाता है, फिर वॉल्यूम हो जाता है। तो इसकी वैल्यू हो जाती है रो अपॉन वी टाइम्स कितना हो गया, एल स्क्वायर। यहाँ पे हम देखते हैं आर इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर हमें देखने को मिलता है। क्वेश्चन कैसा आएगा, एक वायर है, खींच के लेंथ डबल कर दी। अरे भाई आपने लेंथ को डबल किया है, एल को कर दिया है 2l, तो यानी कि एरिया हो गया होगा हमारा a/2। एक्चुअली सिर्फ इसका असर हमें कंसिडर नहीं करना है, दोनों का असर कंसिडर करना पड़ेगा आप ये वाला फॉर्मूला अगर यूज़ करते हो तो। लेकिन हमें पता है वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो हम सीधे सीधे ये वाला फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेंगे। हमें पता है कि अगर लेंथ डबल कर दी गई है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू 2² यानी कि 4 टाइम्स हो जाएगी। इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो इस पे भी बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। The electric resistance of a certain wire of iron is R if its length and radius both are doubled। अच्छा, लेंथ और रेडियस दोनों को डबल कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन अब वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रहेगा। ठीक है, कर दो। देन अब यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस है, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है सी। सॉल्व करते हैं। देखो इनिशियली मान लो मेरे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू रही होगी रो एल डिवाइडेड बाई ए, फिर हमने लेंथ को डबल कर दिया और रेडियस को भी डबल कर दिया है। तो रेडियस को डबल करोगे तो एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा। आर डैश की जो वैल्यू हो जाती है रो इनटू 2l डिवाइडेड बाय, मैं यहाँ पे 4a लिखूंगा क्योंकि एरिया 4 टाइम्स हो जाता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाती है रो एल डिवाइडेड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई 1/2 यानी कि वो r/2 आ जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि भाई हमारे पास रेजिस्टेंस डिक्रीज हुआ है, तो रेजिस्टेंस विल बी हाफ्ड, ये मुझे दिखाई दे रहा है, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल रिमेन अनचेंज। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम, आप इस तरीके से समझ सकते हो। तो ये एक्चुअली कांस्टेंट रहता है। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, इसमें टेम्परेचर के साथ हम देखने वाले हैं कुछ चेंजेस आते हैं, वो सब हमें पढ़ना भी है। लेकिन यहाँ पर शेप चेंज होने से उसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो इसीलिए सी विल बी आवर करेक्ट आंसर। The resistance of a wire is R ohm if it is melted and stretched to n times of its original length, the new resistance will be। बहुत ही सिंपल सा सवाल, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है बी। तो कैसे आया देखो, इसको हमें पता है कि अगर उसको रीमोल्ड किया गया है तो हमारे पास वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अच्छा, हमारे पास इस तरीके से मान लो कोई वायर होता है, तो इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, लेंथ को डबल कर दिया गया है। तो अगर मुझे लेंथ डबल करता हूँ तो एरिया हाफ हो जाएगा। अच्छा, डबल नहीं किया है, n टाइम्स किया है। अगर मैं सीधे सीधे इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करता तो मेरे पास आर डैश की वैल्यू मैं कैसे निकालता, आर डैश की वैल्यू में लिखता रो मल्टीप्लाइड बाय लेंथ n टाइम्स एल के बराबर हो गई है। तो जो एरिया है वो मेरा a/n हो जाना चाहिए क्योंकि वो वॉल्यूम की वैल्यू कांस्टेंट है। यहाँ से हमारे पास वैल्यू हो जाती है n² टाइम रो एल डिवाइडेड बाई ए,
या फिर आप इसको लिख सकते हो n स्क्वायर टाइम्स r और b बन जाता है हमारा करेक्ट आंसर। या फिर यहीं से मैं देख सकता हूँ जो हमने मॉडिफाइड फॉर्मूले बनाए थे कि भाई रेजिस्टेंस को हम लिख सकते हैं रो इंटू एल डिवाइडेड बाई ए। यहाँ पर आप ऊपर नीचे एल और एल से मल्टीप्लाई कर दो, ये जाता है मेरे पास रो एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। और क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है हम लिख देंगे आर इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर आ रहा है। लेंथ को आपने एन टाइम्स कर दिया है तो आर डैश की वैल्यू मेरे पास सीधे आ जाएगी, आर डैश इज इक्वल टू एन स्क्वायर टाइम्स आर। इस तरीके से भी आप देखोगे तो हमारे पास सेम ही आंसर आ जाता है। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा एक छोटा सा पार्ट है प्यारे से सुंदर से कलरफुल से क्रैश कोर्स का, जहाँ पे 11th और 12th के सारे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को हमने किलर विजुअलाइजेशन के साथ में कंप्लीटली कवर किया है और ऑलमोस्ट हर तरीके के PYQs को भी इंक्लूड किया है ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर हो ही हों, ज़बरदस्त प्रैक्टिस हो जाए ताकि आप हो जाओ एकदम एग्जाम रेडी इन द लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। और आपको मिलती है साथ में कलरफुल PDF, उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो उनको भी डाउनलोड कर दो। और हम मिलेंगे अब पूरे के पूरे स्ट्रक्चर्ड कोर्स में 11-12 साथ में पढ़ेंगे पूरी। आ जाओ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, मिलते हैं फुल कोर्स में।